वेलकम गाइस टू केस स्टडी। और मैं हूं आपके साथ शिवम। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं केस स्टडी पे कि इंडिया इतना लोन क्यों ले रहा है फॉरेन कंट्री से, फॉरेन बैंक से, और इसका क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, और आईएमएफ ने क्यों ऐसी वार्निंग दी है कि हमें अभी से अलर्ट होना चाहिए। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आईएमएफ ने एक स्टेटमेंट जारी करी है कि इंडिया का जो राइजिंग डेब्ट है, जो कर्जा है, वो बढ़ता जा रहा है और कहीं ये जीडीपी का 100% को क्रॉस ना कर दें। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि जीडीपी क्या होता है। जीडीपी होता है कि एक साल में एक कंट्री ने कितना रेवेन्यू जनरेट किया है। इसको आप सिंपल भाषा में ये समझ लीजिए कि जैसे आप एक साल में अगर 10 लाख रुपए कमाते हैं तो वो आपकी जीडीपी हो गई। और ऐसे ही एक देश जितना जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जो भी सर्विस और प्रोडक्ट बेच के पैसे जनरेट करता है उसको हम जीडीपी कह देते हैं। तो डेब्ट टू जीडीपी रेशियो जो आईएमएफ ने कहा है कि 100% क्रॉस ना कर दे, उसका कहने का मतलब ये है कि एक साल में इंडिया जितना पैसा जनरेट कर रहा है, अगर इंडिया 100 रुपये जनरेट कर रहा है तो जो उसका कर्जा है वो 100 रुपये से ज़्यादा ना हो जाए, 100 रुपये से कम ही रहे। तो अगर हम देखेंगे कि डेब्ट वर्सेस जीडीपी, तो सबसे पहले समझते हैं कि डेब्ट में क्या होता है। डेब्ट दो तरीके के होते हैं, एक्सटर्नल डेब्ट और इंटरनल डेब्ट। एक्सटर्नल डेब्ट वो होता है जिसमें एक देश दूसरे देश के बैंकों से कर्जा लेता है, जैसे आईएमएफ से ले लिया या फिर वर्ल्ड बैंक से ले लिया। और इंटरनल डेब्ट वो होता है कि एक कंट्री या भारत सरकार या कोई भी सरकार जो देश के अंदर ही किसी बैंक से कर्जा लेती है। तो अगर हम इस टाइम पे देखें तो इस टाइम पे जो इंडिया का जो डेब्ट टू जीडीपी रेशियो है वो काफ़ी सही है, 81.3% है। और इसको हम बढ़िया मान सकते हैं। और इससे हम देखें तो इसके बाद इजिप्ट का है कम ज़्यादा इंडिया से, फिर है ब्राज़ील, यूके। और अगर हम ऐसे आगे जाते जाएं तो फ्रांस का 108%, जो कि 100% क्रॉस कर जाता है, यूएसए का 116% और जापान का 239%। यानी इंडिया अभी भी काफ़ी अच्छे पोजीशन पे है और इंडिया ने जीडीपी और जो लोन है उसको वेल मेंटेन कर रखा है। तो इस मामले में जो जापान है उसकी स्थिति बहुत ही ख़राब है और जापान में इकोनॉमिक कोलैप्स कभी भी हो सकता है और उस वर्स्ट कंडीशन देखनी पड़ेगी हमें अगर ऐसा कभी हुआ तो। हम देखें तो जैसे कि इकोनॉमिक क्राइसिस श्रीलंका में जब हुआ था, तो श्रीलंका में जब इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ था तो इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि वहाँ के लोगों ने वहाँ के प्रेसिडेंट के हाउस पे ही हमला कर दिया था, क्योंकि वहाँ की इकोनॉमिक कोलैप्स हो गई थी। इकोनॉमिक कोलैप्स होने का मेन रीज़न यही होता है कि एक गवर्नमेंट लोन लेती है, लेकिन उस लोन को एक बिजनेस में यूज़ करने के बजाय वो अपने पर्सनल रीजन पे यूज़ करने लग जाती है, इलेक्शन जीतने के लिए यूज़ करने लग जाती है, या फिर जो भी उनकी फाइनेंशियल मैनेजमेंट है वो अच्छी नहीं होती है कि वो पैसे जिस जगह लगाते हैं वहाँ से पैसे वापस नहीं आते हैं, पैसे गलत जगह लगा लेते हैं। इसलिए मेन इकोनॉमिक क्राइसिस का यही सबसे बड़ा कारण है जो कि आपको श्रीलंका में देखने को मिला है। और हम देखें तो श्रीलंका में इतने बुरे हालात थे कि वहाँ पे जो है पेट्रोल ख़रीदने के भी पैसे नहीं थे श्रीलंका की गवर्नमेंट के पास। और उसके बाद श्रीलंका की गवर्नमेंट की इंडिया ने भी बहुत ज़्यादा मदद करी है और आईएमएफ ने भी करी है। हालांकि इंडिया एक पड़ोसी देश के नाते बहुत ज़्यादा मदद करी और अभी श्रीलंका की स्थिति पहले से सही है और आईएमएफ ने भी काफ़ी लोन सैंक्शन किए हैं। तो देखा जाए तो श्रीलंका अभी पहले से काफ़ी ठीक पोजीशन में है, लेकिन हाँ अभी भी इतने अच्छे पोजीशन में नहीं है कि वो इन्वेस्टमेंट कहीं बाहर दूसरे देशों से बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ले सके। वो हमेशा से अभी आईएमएफ के जो भी रूल्स रेगुलेशन है वो उसको फॉलो करने पड़ेंगे श्रीलंका को। यही हालत आपको पाकिस्तान में भी देखने को मिला था पिछले 2-3 साल पहले, जब वहाँ पे रोटी, आटा, एक बेसिक नीड के लिए भी वहाँ के लोगों को दूसरे देशों से मदद लेनी पड़ी थी। और ये हाल सिर्फ एशिया में ऐसा नहीं है कि कुछ कंट्री का है, ये हाल बाहर अर्जेंटीना है एक देश जो यूरोप के साइड पड़ता है, उसमें उसका भी सेम ही हालात था। वहाँ भी महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ गई है। अगर आज की भी हालात से कंपेयर किया जाए तो वहाँ की जो करेंसी है पीसोस, उसके हिसाब से
800 पीसोस में 1 लीटर वहाँ पे डीजल आता है। तो आप ये भी समझ सकते हैं कि अर्जेंटीना में भी बहुत ज़्यादा महंगाई है और वहाँ भी इकोनॉमिक क्राइसिस बहुत ज़्यादा बड़ी लेवल पे आ चुकी है। तो देखें तो अब इंडिया इतना लोन क्यों ले रहा है बाहर से। हालांकि इंडिया का जो अभी फाइनेंशियल मैनेजमेंट है वो काफ़ी बढ़िया है। इंडिया जब लोन लेता है तो वो जो लोन है उसका सही इस्तेमाल करता है। वो इंडिया की गवर्नमेंट किसी भी पर्सनल रीजन इलेक्शन पे खर्च करने के लिए या फिर बंगले गाड़ी इन सब के लिए नहीं यूज़ करके वो रोड्स इनमें इन्वेस्टमेंट करती है, हाईवेज बढ़िया बढ़िया बनाती है ताकि उससे और पैसे जनरेट हो सके। आपको पता ही है कि इंडिया का रोड नेटवर्क बहुत ही अच्छा हो चुका है पहले के मुकाबले और रोड में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हुई है। और डिफेंस में भी देखा जाए तो इंडिया जितने भी पैसे जो भी अगर इंडिया लोन भी लेता है या बाहर से या फिर देश के ही बैंकों से तो उसका जो है वो बढ़िया इस्तेमाल करता है। जैसे डिफेंस में भी 1 लाख करोड़ से ज़्यादा पैसे लगाए हैं डिफेंस प्रोडक्शन में फिजिकल ईयर 2022 2000 फाइनेंशियल ईयर 2022 2023 में। तो इसमें पैसे लगाने से ये भी एक फ़ायदा होता है कि इंडिया की जो मिलिट्री पावर है वो भी बढ़ती है। और कई देश हैं जैसे फिलीपींस और छोटे छोटे देश जो अफ्रीका के हैं वो इंडिया से डिफेंस के प्रोडक्ट खरीदती है। जैसे ब्रह्मोस मिसाइल हो गई या फिर और भी अग्नि पृथ्वी बहुत सारी मिसाइल है इन सब का सफल परीक्षण भी हुआ है और दूसरे देशों से ऑर्डर भी आया है। और देखा जाए तो जैसे इंडिया जो पैसे है वो एनर्जी के सेक्टर में भी बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रही है ताकि फ्यूचर को देख के और जो भी है वो पैसे रिटर्न आने चाहिए और पैसे जनरेट होने चाहिए, पैसों का फ्लो बना रहना चाहिए। इसलिए इंडिया जो भी लोन लेती है या फिर चाहे इंटरनल लेती हो चाहे बाहर से लेती हो उसको सही जगह पे लगाती है और ये मेक श्योर करती है कि वो पैसे रिटर्न आए और उस पैसों का सही इस्तेमाल किया जा सके। तो हम इसी के साथ ये भी ख़त्म करेंगे। और हालांकि मैं आपको एक बात और बता देता हूँ कि इंडिया ने जैसे आईएमएफ ने ये भी वार्निंग दी थी कि इंडिया का जो डेब्ट है वो कहीं क्रॉस ना कर जाए, लेकिन आईएमएफ की ही एक और रिपोर्ट जो है वो ये भी कहती है कि इंडिया जो है 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा 2030 तक। और इसमें सबसे बड़ा जो रोल होगा वो जो होगा लोन का ही होगा क्योंकि इंडिया जो है लोन लेके उसको अच्छी जगह इन्वेस्ट करती है और उससे अच्छे रिटर्न मिलते हैं और उसी पैसे को वो दोबारा से इन्वेस्टमेंट करती है और वही फ्लो बनता है। उसका बहुत ही बड़ा ये एग्जांपल है कि अगर हम लोन लेते हैं तो उसका कैसे इस्तेमाल किया जा सके। ये आप देख सकते हैं कि ये आईएमएफ की रिपोर्ट है। आईएमएफ ने कहा है कि 2030 तक इंडिया 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा और $3.7 ट्रिलियन जो अभी इंडिया का जीडीपी है वो क्रॉस करके लगभग 7 ट्रिलियन डॉलर को क्रॉस कर जाएगा और यूएस और चाइना के बाद जो है वो इंडिया आ जाएगा। तो आज का जो केस स्टडी है हम इंडिया के डेप्ट पे उसको यहीं पे ख़त्म करते हैं और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप अपने राय जो है वो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि इन टॉप 10 कंट्रीज़ कौन कौन सी है जिन पे सबसे ज़्यादा लोन है। थैंक यू गाइस, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।